पॉइंट क्रमांक बड़ा 3 लिखेंगे बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम में लिखेंगे। खैर अपन ने बात देख भी चुकी है पर फिर भी लिस्ट करेंगे। लिखेंगे क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेस। शायद ये बेरिलियम के हम जानते भी थे। वेपर फेस में हमने देखा था कि बेरिलियम अगर कितने टेम्परेचर से कम होना चाहिए बेटा तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा। 1200 केल्विन। हाँ, वो डिटेल मैंने दोबारा नहीं लिखी पर मैंने इन जनरल बात क्योंकि अभी एल्यूमिनियम से कंपैरिजन करा ना, इसलिए टेम्परेचर मेंशन नहीं किया। ये आपको याद भी होगा, मैंने फ़ोटो भी बनवाई थी। BCl2 है तो इसका Cl यहाँ कोऑर्डिनेट कर दे रहा है और इसका Cl यहाँ कोऑर्डिनेट कर दे रहा है। हेलो, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये ब्रिज्ड क्लोरीन कहला गया दो के बीच में। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मैं कहता हूँ एल्यूमिनियम का भी क्लोराइड होगा तो क्या होगा। पहले ये वाली फ़ोटो फिर से बना लो, ये साइड में बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी फ़ोटो फिर से बना लो। मैं बनवाऊँ फिर से कि याद है? हेलो, कोई भी बच्चा कह देगा तो मैं बना दूंगा फिर से। इंग्लिश पहले लिख लो, बना दीजिए। बना दे रहा हूँ। पहले इंग्लिश लिख लो फिर से पूरी, ये फिर कुछ मत बनाओ, मैं बना रहा हूँ। पहले इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। ये दो बेरिलियम हैं, ये एक BeCl2 ये दूसरा BeCl2। क्लोरीन में लोन पेयर तो है ही। बेरिलियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 बॉन्ड बनाए तो 2 और 2 हुए 4, 8 तो नहीं हुए। मतलब अभी भी इसके 2 ऑर्बिटल खाली होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डिमांड करेंगे। तो ये लुईस एसिड होगा बेरिलियम। इसकी इस एसिडिक भूख को, इलेक्ट्रॉन की भूख को शांत करने के लिए 2 BeCl2 पास आ जाएंगे। पास आके फ़ायदा क्या होगा, एक अपने लोन पेयर इस बेरिलियम को दे देगा और दूसरे अपने लोन पेयर को क्या करेगा बोलो, कोऑर्डिनेट कर देगा दूसरे। तो इससे क्या होगा, कम से कम दो BeCl2 को साथ आने से एक दूसरे के क्लोरीन से कुछ इलेक्ट्रॉन की भूख तो शांत हुई। तो बिकॉज ऑफ द लुईस एसिडिक कैरेक्टर BeCl2 ऐसे एग्जिस्ट करता है। वो भी ये जो 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन क्या कहलाएंगे अब बच्चों? ये 2 क्लोरीन क्या कहलाएंगे? ये 2 क्लोरीन इन दोनों के बीच में ब्रिज्ड हैं तो ये कहलाएंगे ब्रिज्ड क्लोरीन एटम, BRIDG, ब्रिज्ड क्लोरीन एटम्स। कौन कौन से ब्रिज्ड क्लोरीन? ये है और ये है। हेलो, बोलना पड़ेगा। एक बार ये BeCl2 की फोटो बना लो। तो BeCl2 नेचर में गैशियस स्टेट में 2 लोग एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इन फॉर्म ऑफ डाइमर एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि हमने लिखी हुई है कि ये स्थिति वेपर फेस में क्रिएट तो होती है, लेकिन कब? जब BeCl2 बोलो 1200 केल्विन के नीचे रहता है। ये अपन ने पहले लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम इसकी सिमिलैरिटी देखना चाह रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम को भी देखेंगे। एल्यूमिनियम भी का क्लोराइड जो होता है वो भी ऐसे 2 लोग साथ में रहते हैं। क्यों? देखते हैं। पहले फोटो बना ली, आगे बढ़ जाऊं। यस सर। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एंड, अच्छा, एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 3। तो कायदे से एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है? 3। हेलो, यस सर। ये क्लोरीन्स के पास भी आउटर मोशन में लोन पेयर होगा। अब अगर इस AlCl3 को एक दूसरा AlCl3 मिल जाए तो देखना फायदा क्या होगा। अच्छा नहीं, ये फोटो थोड़ा सा चेंज बनेगी बेटा, देखना कैसे। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे देखना, ऑब्जर्व करना, ये Al है, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। आप खुद ये कॉम्बिनेशन समझ लोगे कॉमन सेंस से। एक Al, ये एक Cl, ये दूसरा Cl, क्योंकि सिमेट्री मैच हो जाएगी ना बेटा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं जान के केवल उन्हीं के लोन पेयर दिखा रहा हूँ
जो लेन देन में कोऑर्डिनेशन में काम आएंगे। ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे देगा और ये दूसरा वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे देगा। अब आप गौर करो, एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 3। तो 3 ने कितने बॉन्ड बनाए? 3, 3 और 3 कितने हुए? 6। 8 तो नहीं, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता तो है। तो एल्यूमिनियम भी बेरिलियम जैसे लुईस एसिडिक कैरेक्टर तो शो करेगा ही, तो इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक लोन पेयर बस चाहिए ना इसको, तो ये दूसरे का क्लोरीन इसको दे दिया, इसका क्लोरीन इसको दे, इसकी तो भूख पूरी की पूरी शांत हो गई। अभी भी सर सिमेट्री तो बेरिलियम जैसी हो गई। ये बीच के 2 क्लोरीन कैसे हो गए बच्चों? ब्रिज। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। अगर आपसे कोई पूछे कि AlCl3 अगर नेचर में गैशियस स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है तो एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? बोलो। एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है, ना कि 3, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हेलो, 4 बॉन्ड पेयर हो गए ना बेटा? हेलो, कोऑर्डिनेट भी कोवेलेंट की तरह ही गिना जाता है। हटा दूं? यस सर। कोई रोक रहा है? अच्छा, हटा रहा हूँ। और पिछले वाला बताओ बेटा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं बेरिलियम में का वो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? BeCl2 गैशियस स्टेट में अगर रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? भले BeCl2 है पर गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे करेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होगा। क्या होगा? sp। sp2। sp2 होगा। हेलो, हटा दूं? डायगोनल रिलेशनशिप का चौथा पॉइंट आएगा, लिखेंगे बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पहले इंग्लिश लिखिए और लिखते भी रहिए, मेरी बात सुनते भी रहिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? जो सिंपल नहीं होते हैं। मतलब सर बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली तब बनते हैं जब मेटल के पास खाली ऑर्बिटल हो और उस खाली ऑर्बिटल में कोई दूसरा स्पीशी आए और अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दे। नॉर्मल बॉन्ड नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने से 2 लोग आपस में जुड़ते हैं तो वैसे बनने वाले कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। 12th में पूरी एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड मेंस हर जगह पूछा जाता है। तो खैर चैप्टर तो 12वीं में पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं शायद आपको समझ में आता है। अब सर अगर आप पूछेंगे कि क्यों टेंडेंसी होती है, तो आपको खुद पता है बेरिलियम का आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 ऑर्बिटल खाली है। लुईस एसिड तो है ही, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। वैसे ही एल्यूमिनियम के भी आउटर मोशन में 3 होते हैं तो 3 और 3 बनाएगा 6, उसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 के लिए, तो वो भी एक ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करेगा। अभी ऊपर अपन ने देखा ही, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनवाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो खुद के कंपाउंड्स के साथ भी बना सकते हैं, जैसे क्लोराइड्स के केस में बना रहे हैं, और अन्यथा भी अगर कोई लोन पेयर देने के लिए तैयार है तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा आपको। इंग्लिश लिखो, लियो इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, बस ये नीचे फोटो नहीं बनानी, ये मैं बनवाऊंगा आपको। इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। हटा दूं? अब एग्जाम्पल के रूप में बच्चों फिर से काम करते हैं अपन। एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं अगर बेरिलियम की, तो बेरिलियम कितने फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा बेटा? 2, क्योंकि आउटर मोशन में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। हेलो हेलो, यस सर। पर ये जो BeF2 है ना, आप खुद देखो बेरिलियम के आउटर मोशन, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1:2 1:2 नहीं 2:2। 2s। बॉन्ड कौन बनाता है? वैलेंस शेल, तो ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p हो गया खाली। ये कौन सी स्टेट हो गई बेटा? ग्राउंड स्टेट। अगर बॉन्ड बनाना है तो 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां पहुंच जाएगा? एक्साइटेड। 2p में। हेलो हेलो, यस सर। यस सर।
ये दो फ्लोरीन जो हैं वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे, ये एक फ्लोरीन एक को साथ पेयरिंग हो जाएगी। तो दो फ्लोरीन आए इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल फ्लोरीन F, लेकिन अब दो फ्लोरीन आएंगे इन फॉर्म ऑफ फ्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा हो गया तो ये नॉर्मल फ्लोरीन नहीं है, फ्लोराइड आयन है। ये क्या है? फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन यहां आएगा और क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कर देगा। हेलो, वैसे एक और F माइनस आएगा और यहां कोऑर्डिनेट कर देगा। तो अल्टीमेटली BeF2 एग्जिस्ट कैसे करेगा फ्लोरीन के साथ? इन फॉर्म ऑफ BeF4। और क्योंकि कोऑर्डिनेट किया जा रहा है तो सिंपल कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या बन जाएगा? BeF4 कितना माइनस बेटा? 2 माइनस। क्यों 2 माइनस सर? अरे दो फ्लोरीन तो फ्लोरीन के रूप में आए हैं ना, केवल उन्होंने तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट थोड़ी। ये दो फ्लोरीन, ये जो बचे हुए दो फ्लोरीन थे वो इन फॉर्म ऑफ F माइनस आ रहे हैं। हेलो, बोलना पड़ेगा। तो BeF2 में दो F माइनस आए तो हो गया BeF4 और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया 2 माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी जैसे बेरिलियम में है। लिखो एग्जांपल, पहले लिखो तो हाँ बोलो। हटा दूं? नो सर। और जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड कैसे एग्जिस्ट करेगा? AlF3 की तरह? नहीं सर। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के आउट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? वैलेंस कन्फिग्रेशन बता दो। बाहरी 3s2 3p1 होगा ना? हेलो, यस सर। यानी कि बाजू में बनाता हूँ, यानी कि 3s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3p का 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। जब इसके पास फ्लोरीन आएगा तो 3s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर, अच्छा 3p में एक है तो 3s का एक, 3p का एक और एक 3s का एक्साइट होकर 3p में पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गई? एक्साइटेड स्टेट। तो कितने फ्लोरीन आ जाएंगे बेटा बॉन्ड बनाने के लिए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने फ्लोरीन आ जाएंगे? 3। 3। ये एक फ्लोरीन आया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये दूसरा फ्लोरीन आया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तीसरा फ्लोरीन आया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक फ्लोरीन और आ सकता है इन फॉर्म ऑफ, फ्लोराइड आयन। और वो क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कर देगा। तो एल्यूमिनियम भी बेरिलियम की तरह इसका भी फ्लोराइड नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? AlF4, लेकिन इस पे चार्ज कितना होगा? क्यों? क्योंकि 3 फ्लोरीन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो, एक फ्लोराइड एक ही F माइनस आ रहा है ना बस, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो ये भी बना रहा है। आने का रीजन वही है क्योंकि इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हेलो, हाँ ये भी बात सही है कि सर बेरिलियम तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है इसलिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी होता है। एल्यूमिनियम सेकेंड पीरियड थोड़ी, तो ऑक्टेट क्यों कंप्लीट कर रहे हो सर? बेटा चार्ज डेंसिटी तो इसकी बेरिलियम जैसी ही है ना। चार्ज डेंसिटी मतलब एक पॉजिटिव केंद्र, तो ये भी बेरिलियम जैसा ही है, भले थर्ड पीरियड का है पर हमने ये फैक्चुअल डेटा लिखा हुआ है कि इसकी चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन साइज का रेशियो इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ बेरिलियम। भले इसका साइज बड़ा हो गया लेकिन चार्ज भी तो +3 हो गया है। तो चार्ज डेंसिटी क्योंकि तो एक अच्छा पॉजिटिव तो माइनस को खींचना चाहेगा ही, और माइनस को खींचने वाला व्यक्ति लुईस एसिड कहलाता है। इसलिए ये भी, इसकी भी टेंडेंसी भले थर्ड पीरियड का है, इसकी भी टेंडेंसी एक लुईस एसिड की तरह ही है, इसीलिए ये भी ऑक्टेट कंप्लीट रखना चाहता है। हेलो हेलो, यस सर। चलो, यस सर। तो इसलिए ये बात आ गई कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं और ये इनका रिलेशनशिप हो गई। चलो हटा दूँ।
अल्कली मेटल्स में भी हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अनॉमलस बिहेवियर पढ़ा, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा, और फिर आ गए उनके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में। अल्कली मेटल्स का भी प्रक्रिया इनऑर्गेनिक में हमेशा सेम रहती है, तो फिर स्टामा करके लिखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स भी लिख देना। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो एनसीईआरटी कहती है, आपको सारे नहीं बनाते तो 1 करोड़ 10 करोड़ होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एनसीईआरटी कहती है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में ये स्टार मार्क डाल के पढ़ें। सबसे पहला कंपाउंड लिखेंगे बच्चों, पहला कंपाउंड है इसलिए लिखेंगे कैपिटल ए, और सबसे पहला ग्रुप 2 एलिमेंट का कंपाउंड लिखेंगे क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लिखा भी है। इसका जनरल नेम है क्विक लाइम और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला है CO के बारे में पढ़ाई चालू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 होगा प्रिपरेशन। लिखो तो हाँ बोलो। चलो बेटा, पॉइंट नंबर 1 है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में बिना किसी इंग्लिश के लिखे सीधा रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, कोई 1 2 3 4 की ज़रूरत नहीं है, रोमन नंबर की ज़रूरत नहीं है, सीधा रिएक्शन लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ये कैल्शियम कार्बोनेट जनरल नाम है क्विक लाइम, और इसका केमिकल नेम क्या होगा बच्चों? तो कैल्शियम कार्बोनेट के सॉलिड को 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाए। ट्रायंगल का साइन का मतलब होता है हीट, लगा दीजिए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, बन जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। कैल्शियम ऑक्साइड ही क्या है? क्विक लाइम बन गया। हेलो, यस सर। छापो तो हाँ बोलो। लिखेंगे इट इज वाइट अमॉर्फस सॉलिड एंड कैन इजीली एब्जॉर्ब H2 एंड CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सफेद अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड आपने कई बार सुना होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जो सॉलिड आप जानते हैं, सॉलिड एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को फॉलो करता है, कॉन्स्टेंट एक दूसरे के एकदम पास पास रहते हैं और निश्चित जगह पे रहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड का अर्थ होता है बेटा जो इरेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पास तो रहते हैं तो सॉलिड तो रहता ही है, पर उनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। जैसे कि कांच, अगर कांच की बात की जाए तो कांच एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पास तो रहते हैं, अगर आप कांच भी छुओगे तो है वो सॉलिड ही, तो मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पास पास हैं, लेकिन उनका आपस में अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। सर ये अच्छे से लिखा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि बेटा 12वीं में सॉलिड स्टेट के नाम से एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में है, मैं क्या पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी कहती है पढ़ाओ, तो तब उसके बारे में और अच्छे से डिटेल हासिल करेंगे। हालांकि तब भी सॉलिड स्टेट में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही आपके सिलेबस में ज़्यादा है जब अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होता है। तो जब डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मतलब लोग एक दूसरे के पास पास तो हैं, जैसे एक मिलिट्री वाले होते हैं, भाई मान लो 500 मीटर के ग्राउंड में मिलिट्री वाले 1000 लोग खड़े हैं, तो पास पास तो रहेंगे लेकिन वो एकदम डिसिप्लिन में खड़े रहेंगे, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, एकदम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में। और वहीं एक मोदी की रैली हो रही है, भीड़ आई है, तो 500 मीटर में कहो तब भी उतने ही लोग हों, लेकिन एक के आगे एक के पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक चपरासी है तो पीछे लेटा रहेगा, एक मालिक है तो आगे बैठा है, मतलब बात समझ रहे हो ना? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। हेलो, पास तो है? हेलो, यस सर। और चर्चा करेंगे जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। और तो ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकली एक बात हो गई कि हवा से मॉइस्चर और CO2 एब्जॉर्ब करता है। सर एब्जॉर्ब करता है मतलब? बेटा एब्जॉर्ब करता है मतलब केमिकली रिएक्ट करता है। रिएक्शन में नीचे लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पर्यावरण से हवा मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और CO2 मिल जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ये रिएक्शन हो गया। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, तीसरा पॉइंट किस में लिखेंगे? क्विक लाइम में। क्विक लाइम के बारे में जानकारी आगे लिखेंगे। सिंस इट इज बेसिक ऑक्साइड, अच्छा बेसिक ऑक्साइड क्यों है, ऐसा क्यों इसने सीधे सीधे लिख दिया? क्योंकि सर मेटल का ऑक्साइड है। पीरियोडिक टेबल से मैंने आपको बताया मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं,
बेसिक। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो बना लेगा हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड देता है OH माइनस, तो हमको बेसिकली पता है बेसिक होता है ना। तो क्योंकि ये बेसिक होते हैं कॉमा, इट कंबाइन विथ एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। बेसिक ऑक्साइड है तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ, तो एसिडिक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेंगे, पर हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर में जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, ये रिएक्शन करता है SiO2। SiO2 क्या होता है? सिलिकॉन का ऑक्साइड। सिलिकॉन का ऑक्साइड जनरली कहलाता क्या है? लिखा है बेटा सिलिका, SILICA, सिलिका। एक्चुअली अगर आपसे कोई पूछे सिलिका बेटा, हालांकि कांच बहुत प्रकार के होते हैं, पर सिलिका इज अ टाइप ऑफ कांच जो नेचर में पाया जाता है। हेलो, मतलब जो कांच बनते हैं, वैसे तो और बहुत क्वार्ट्ज वार्ड्स बहुत चीज़ें पड़ते हैं, पर हर चीज़ में जो बेसिक केमिकली जो मौजूद चीज़ रहती है वो होता है सिलिकॉन का कोई अलग ऑक्साइड का फॉर्म। तो सिलिका बेसिकली कांच को दर्शाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, सिलिका एक एसिडिक ऑक्साइड है नॉन मेटल का, उसके साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। फॉर्मूला है CaSiO3। एक्चुअली नेचर में कैल्शियम सिलिकेट के ही पत्थर मिलते हैं जिनका फर्दर ट्रीटमेंट करके आदमी कांच बनाता है, और भी तरीके हैं, पर दिस इज़ वन ऑफ द तरीका टू मेक कांच, है ना। और दूसरा और रिएक्शन लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन P4O10, फॉस्फोरस का ऑक्साइड है P4O10। सर इसको P2O5 भी तो सिंपली लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखे हो बेटा? जैसे, और दूसरा रिएक्शन पहले देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है सर, तो P4O10 क्यों लिखा है, P2O5 क्यों नहीं लिखा? और करके मैंने लिखा है P2O5 सर, पूरा पहले क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बेटा फॉस्फोरस का ऑक्साइड यानी कि P2O5 भी नेचर में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इन जनरल सर काट क्यों देते हैं? क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म नेचर में रहते हैं, लेकिन जिन लोगों के नहीं रहते हैं उनको डाइमर के फॉर्म में ही लिखना पड़ता है ना। इसलिए मैंने P4O10 भी लिखा, हालांकि नीचे P2O5 भी लिख दिया, और करके कोई गलत लिख दोगे तो ऐसा कोई गर्दन नहीं काट लेगा आपकी, पर क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल है तो पता भी होनी चाहिए कि ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो P4O10 भी लिख सकते हैं इसको। और क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर एसिडिक है सर, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा बच्चों? अबे मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा। हाँ, तो बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके बना ले सॉल्ट, और कहो सॉल्ट बनी यहाँ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया है। ये बच्चे ने थोड़ा सा गंवार हरकत की है। इसमें गंवार हरकत क्या है बेटा इस बच्चे की? कैल्शियम में C बड़ा A छोटा, फिर ये थ्राइस और छोटा सबस्क्रिप्ट में, और फिर P बड़ा O बड़ा 4 बड़ा, और ये होल ट्वाइस, और बैलेंस करने के लिए इस पे लगा दिया गया है 2। आप लोग ढंग से लिखिएगा, ऐसे कर्सिव ना कर लिया करो फॉर्मूला लिखने में। फॉर्मूला एकदम साफ साफ स्वच्छ लिखा करो, कर्सिव ना किया करो। बोर्ड का पेपर देना है आपको 12वीं में जाके, ऐसे कर्सिवाओगे तो मास्टर भी कर्सिवा देगा आपके नंबरों में, ठीक है। तो हमने हमारा ये है, अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने कहा है स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम का सबसे पहले हमने कहा है कि क्विक लाइम में लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालो तो CaOH होल ट्वाइस बनेगा, जिसे हम स्लेग्ड लाइम कहते हैं। ये एक सस्पेंशन है, इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। अब सस्पेंशन जब हमने लिखा तो हम एक नोट डालेंगे पहले, ताकि ये सस्पेंशन का मतलब क्या है उसको थोड़ा सा समझ लें। मेरे हिसाब से आपने 9-10 की NCERT में देखा होगा, पर मैं एक बार फिर बात कर दे रहा हूँ, इसलिए नोट डाल दे रहे हैं। और इसके बारे में भी आपको और लिखित व्यवस्थित जानकारी मिलेगी। क्लास 12th में एक चैप्टर है, उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। पूरा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, 3 हिस्सों में पढ़ा जाता है। उसका एक हिस्सा इज अबाउट कोलाइडल सोल्यूशन, वहाँ पे आपको सस्पेंशन शब्द को विस्तार से जानकारी मिलेगी। फिलहाल हेलो कर लीजिए बस इस बात को, जो कि आपने शायद 9-10th में भी किया होगा। बेटा सोल्यूशन हम सब जानते हैं। सोल्यूशन क्या होता है सर? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाता है, जानते हैं? हेलो, उसी सोल्यूशन को बेटा हम टेक्निकली ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। और पता है कब कहते हैं? सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं, जिसमें घुल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस जब सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा होता है, जब सॉल्यूट क्या होता है? वेरी स्मॉल, वी स्मॉल मत देखना, सॉल्यूट व्हेन लिखना, व्हेन सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल। क्या लिखोगे? व्हेन सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल। जब सॉल्यूट बहुत छोटा होगा तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का? ट्रू सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट
काफी बड़ा होगा, तो यहां लिखना व्हेन सॉल्यूट इज ऑफ बिग साइज, या लिखोगे व्हेन सॉल्यूट इज ऑफ, Big size. तब वो मिक्सचर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्या कहलाएगा। Suspension. और जब सॉल्यूट का साइज मीडियम लेवल का होगा तो उसको क्या कहेंगे, Colloidal. तो उसको क्या कहेंगे, कोलॉइड। क्या कहेंगे, Colloid. कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गया, अभी फिलहाल कोलॉइड लिख लो। अब सर बड़ा मतलब कितना बड़ा, छोटा मतलब कितना छोटा, बेटा उसका एक डायमेंशन आता है कि 1 से लेके 1000 नैनोमीटर, तो कोलॉइड 1000 के ऊपर, लेकिन वो मैं डिटेल अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं बोला ही वो मैं आपको आगे जब आप 12वीं में आओगे तो लिखित रूप से एग्जैक्ट डिटेल के रूप में पढ़ेंगे। सर। हाँ बेटा बोलिए जी। सर सर मिल्क कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्या? जी सर, मिलके कोलॉइडल सॉल्यूशन, सर पढ़ा था 9th। वेरी गुड बेटा, अभी इसको 12वीं में फिर से विस्तार से पढ़ेंगे। तो जब सॉल्यूट बहुत छोटे होते हैं सॉल्वेंट में तो ट्रू सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट मीडियम होते हैं तो कोलॉइडल, और जब बहुत बड़े होते हैं तो सस्पेंशन। अब इसको मैं एक देसी एग्जांपल आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो पानी में थोड़ा सा नमक घोलो और पानी को कांच के ग्लास में लो, आर पार देखो, हाँ दिखेगा। पानी में थोड़ा सा और नमक डाल दो तो धीरे धीरे आप देखोगे पानी जो है ना वो वैसा हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। हेलो हेलो, और सस्पेंशन का नहीं, इससे भी अच्छा, सस्पेंशन का इससे भी अच्छा एग्जांपल, एक कांच का ग्लास लो, पानी लो और उसमें वो डाल दो सड़क की मिट्टी और उसको शेक करो, बताओ आर पार दिखेगा तुमको? नहीं, पूरा पानी ब्राउन ब्राउन दिखेगा। हेलो, लेकिन कुछ देर के लिए उस कांच के ग्लास को रख दो तो देखोगे आप चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, फिर आपको पानी एकदम क्लियर दिखेगा। यही होता है सस्पेंशन, जब मॉलिक्यूल इतने बड़े हों कि ग्रेविटी के चक्कर में सेटल होने लगे, क्योंकि उनमें mg लगेगा। पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो मास पे लगता है, मास इतना तो होना कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। अब मैं एक्चुअल फिजिक्स की बात कर रहा हूं, सॉल्यूट पे सॉल्वेंट ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये आपको बॉयंट फोर्स का अगर एहसास करना है तो कभी भी एक मग्घे को उल्टा करके, खाली मग्घे को उल्टा करके भरी हुई पानी की बाल्टी में डालना, दम लगेगी, Yes, sir. दम लगेगी, और जैसे जैसे मुंह उसका टेढ़ा करते जाओगे ना, बुलबुले 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 निकल के पानी आता जाएगा, फिर वो दबता जाएगा। हेलो Yes, ये sir. सर अपथ्रस्ट भी कहते हैं ना। जी, उसको टेक्निकली फिजिक्स में बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो यही बॉयंट फोर्स लगता है तो स्विमर स्विमिंग कर पाते हैं। भाई कुछ लोग तैर लेते हैं, कुछ लोग नहीं तैर पाते, क्या है उनकी बॉडी में कुछ है क्या? नहीं भाई, कई लोग जो तैर लेते हैं ना वो पानी में फ्लोट भी कर लेते हैं। फ्लोट मतलब हाथ पांव नहीं चलाते, पड़े रहते हैं, देखे हो? Yes, sir. हाँ, तो कई लोग पड़े रहते हैं, मतलब पानी में लेट जाते हैं और लेटे फ्री फ्लोट करते हैं। और कई लोगों को जिन्हें तैरना नहीं आता वो भगभगा के मर जाते हैं अंदर। क्यों भैया? मतलब एक को पानी ऊपर रख रहा है, एक को नहीं रख रहा है। मतलब वो रामायण देखे हो ना कि भाई राम भगवान का नाम लेके पत्थर डाल दो तो पत्थर तैर जाता था। हेलो, तो मतलब जो नाम लिखने से हाँ, तो मतलब जो आदमी फ्री फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर राम भगवान का नाम लिखा है? नहीं, एक्चुअली बॉयंट फोर्स रहता तो है ही, जिसे उस बॉयंट फोर्स का इस्तेमाल करने आ गया वो फ्री फ्लोट कर जाता है। जिसे इस्तेमाल करना नहीं आया, सो कॉल्ड, जिसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं इसको तैरना आता है, उसको तैरना नहीं आता। एक्चुअली जिसे तैरना आता है वो बॉयंट फोर्स का इस्तेमाल करना जानता है। हेलो, यस सर। है ना? जैसे सब आप लोग भी पढ़ सब एनसीईआरटी रहे हैं, जो एनसीईआरटी का इस्तेमाल करना जान जाएगा वो तर जाएगा। तर जाएगा मतलब जेई नीट निकल जाएगा। हेलो हेलो, अब बाकी पढ़ेंगे विट्स में। हेलो, है ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भैया ये हो गई हमारी कहानी पॉइंट क्रमांक 1। आगे बढ़ जाऊं, पॉइंट क्रमांक 2। दूसरा पॉइंट लिखेंगे,
इट इज़ अ वाइट अमॉर्फस पाउडर। अच्छा, ये सॉलिड नहीं है, पाउडर्ड है। और पाउडर्ड भी कैसा, पाउडर को भी अगर सॉलिड बनाने एक तरफ वो रखोगे तो अमॉर्फस ही है ये भी, मतलब यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट पे रहते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत नहीं घुलता, ठीक ठाक घुलता है। एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। अब ये अच्छी जानकारी है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर, मतलब जब पानी की मात्रा लिमिटेड नहीं रखोगे, ज़्यादा रख दोगे तो भी क्या ये सस्पेंशन रहेगा कि ट्रू सॉल्यूशन बदल जाएगा? बोलो, ट्रू सॉल्यूशन बदल जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाने से, सॉल्वेंट की मात्रा H2O की मात्रा बढ़ाने से अब ये सस्पेंशन नहीं रहेगा, मतलब अब ये स्लेक्ड लाइम कहलाने योग्य नहीं है। केमिकली स्लेक्ड लाइम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, केमिकली लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पर सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल को मैं ऊपर स्लेक्ड लाइम कह रहा था, अभी लाइम वाटर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब साइज सस्पेंशन यानी कि बड़ा था तो सस्पेंशन कहला रहा था, और जब वो बहुत वेरी स्मॉल हो चुका है, छोटा हो चुका है, तब मैं उसको लाइम वाटर कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आई? फर्क? हेलो, यस सर। मतलब या तो ये बहुत बड़ा रहता है या तो बहुत छोटा रहता है, बीच का कभी नहीं बनता, मतलब ये कभी कोलॉइड नहीं बना पाएगा। हेलो, हेलो, सर ये क्वेश्चन आ भी सकता है ना कि कोलॉइड बनाता है कि नहीं बनाता? नहीं बेटा, जो सामने है वो आ सकता है कि व्हाट इज लाइम वाटर, व्हाट इज क्विक लाइम। हेलो, Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे रिएक्शन बस पानी में क्या है एक्स्ट्रा, एक्सेस लिखा है। खत्म करूं, आगे बढ़े? Yes, sir. नेक्स्ट बेटा, पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे अ सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो टर्म्ड एज मिल्क ऑफ आयंस। मिल्क ऑफ लाइम बेटा, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होना चाहिए। एक मिनट रुक, लिखेंगे, इंग्लिश पूरी कर लेंगे, सही लिखा हुआ है। लिखेंगे सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो टर्म्ड एज मिल्क ऑफ लाइम, मतलब जो आपने स्लेक्ड लाइम बनाया है वो मिल्क ऑफ लाइम भी कई लोग उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध जैसा लगता है। लिखें तो हाँ बोले। चौथा पॉइंट लिखेंगे व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, कॉमा, इट टर्न्स मिल्की एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 द मिल्कीनेस डिसअपियर। ये बहुत अच्छी बात, बहुत ज़रूरी बात है। पहले इंग्लिश लिखें, फिर इसके पीछे का रिएक्शन समझाता हूँ मैं आपको। पॉइंट क्रमांक 4 है ये। सुनते भी रहो, लिखते भी रहो। कह रहा है कि जब CO2 पास किया जाता है लाइम वाटर से तो वो मिल्की यानी कि दूध जैसा हो जाता है। क्यों? उसके पीछे का रिएक्शन ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करो तो बन जाती कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक सॉलिड है और ये प्रेसिपिटेट होता है तो मिल्कीनेस यानी कि दूध जैसा पन क्रिएट कर देता है। लेकिन ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2, अगर आप CO2 पास करना रोको नहीं, भले मिल्कीनेस आ जाए, आप अभी भी उसमें CO2 पास करते रहो। अगर CO2 एक्सेस में पास करोगे तो वो CO2 और पानी को केमिकली रिएक्ट करा के बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होता है तो जो दूध जैसा वाइट सॉलिड बना था वो वापस घुल जाएगा, तो मिल्कीनेस डिसअपेयर। मिल्कीनेस डिसअपेयर क्यों हो रही है? क्योंकि लिखा हुआ है कॉज द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट था अब ये रहा ही नहीं, ये तो बाइकार्बोनेट बन गया, तो ये डिसॉल्व। हालांकि इसका डिसॉल्व होना इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसका डिसॉल्व होना फिजिकली आपको दिख इसलिए रहा है क्योंकि ये रहा ही नहीं। और ये केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि ये बाइकार्बोनेट बन गया है। हेलो, तो यहाँ पे भले आपको एक फिजिकल चेंज दिख रहा है पर ये फिजिकल चेंज एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट केमिकली कुछ और बन चुका है, वो रहा ही नहीं तो उसका रंग भी नहीं रहा। हेलो, हेलो, यस सर। चलो, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। कई लोग इसको CO2 गैस का टेस्ट भी मानते हैं
कि लाइम वाटर में पास करो, मिल्कीनेस हो जाएगा, और CO2 पास करते रहो तो मिल्कीनेस हट वापस दूध पानी जैसा हो जाएगा। तो ये अगर कोई गैस से काम कर पाती है तो गैस CO2 है। बढ़िया है, लिखो तो हाँ बोलो। 5 पॉइंट क्रमांक 5 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। मिल्क ऑफ लाइम, जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और उससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आइए रिएक्शन देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सोल्यूशन नहीं है, इसलिए AQ नहीं लिखा, और नीचे लिख भी रहे हैं दिस इज मिल्क ऑफ लाइम। व्हाट इज मिल्क ऑफ लाइम? सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इन वाटर। ये सस्पेंशन है, मतलब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोटे मोटे बड़े साइज के होंगे। इसका Cl2 तो प्लस Cl2, ये थोड़ा एरो आप बाद में लगाइए, इस बच्चे ने भूल गया था, आप ऐसे मत करना। प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा CaOCl2, साथ में पानी बनेगा। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। कई लोग CaOCl2 को एक मिक्स्ड सॉल्ट भी कहते हैं, इसलिए उसके नीचे लिखा हुआ है मिक्स्ड सॉल्ट। और मिक्स्ड सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें कैटायन और एनायन 1:1 के रेशियो में नहीं होते, मतलब या तो कैटायन ज़्यादा होते हैं या तो एनायन। फिलहाल ब्लीचिंग पाउडर मिक्स सॉल्ट इसलिए क्योंकि इसमें कैटायन भले कैल्शियम +2 है, लेकिन इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस केवल एक नहीं, 2 अलग अलग प्रकार के हैं। एक है Cl-, एक कौन है? Cl-, कौन है? Cl-, और एक और है, आप पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ एक और क्या है। पहले ऐसे इतना लिखो, Ca+2 और Cl- इतना लिखो, फिर एक और, ये उसके आगे और एक और ड्रॉप डाउन बनाओ, वहाँ बता रहा हूँ क्या लिखना है। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। हाइपोक्लोराइड। तो मिक्स्ड सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स्ड सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मिक्स सॉल्ट, कभी भी कोई भी सॉल्ट कब कहलाता है? जब उसमें कैटायन और एनायन का रेशियो बराबर नहीं होता, या तो कैटायन ज़्यादा होते हैं एनायन ज़्यादा होते हैं। इसमें एनायन ज़्यादा है, तो ये भी मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल हुआ। इसमें कैटायन केवल कैल्शियम +2 है, और ये +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 माइनस चाहिए, तो एक माइनस है Cl- और दूसरा माइनस है OCl-। और क्योंकि ये सॉल्ट 2 अलग प्रकार के एनायन से मिलकर बना है, इसलिए ऐसे सॉल्ट को मिक्स सॉल्ट कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी आपको जानकारी हो गई। इतना लिखो तो हाँ बोलो।